नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अभी थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है ऑपरेशन सिंदूर पर, वो पूरा हुआ। उन्होंने इंटरवीन किया और लगभग लगभग 1 घंटा वो भाषण चला था। और पूरे भाषण में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वैंस का उनको फोन आया था और किस तरीके से सेना का पराक्रम, उसके बारे में बोला। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, इसकी बात की कोई उन्होंने चर्चा नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ट्रंप ने सीज फायर को क्यों अनाउंस किया, सिवाय इसके कि उनको एक फोन कॉल आया था 9 मई को और वो बहुत मसरूफ थे मीटिंग्स में, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल बैक किया। लेकिन जो सवाल देश जिन सवालों का जवाब जानना चाह रहा था, उन सवालों का एक भी जवाब नहीं मिला है। उल्टा अगर आज आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में आज प्रियंका गांधी का जो भाषण था, 28 मिनट में उन्होंने अपनी सारी बातें कही। और उसके बाद राहुल गांधी का लगभग ऐसे ही आधे घंटे का कुछ का भाषण था उनका। उन्होंने भी सारे वो सवाल खड़े किए जो इस समय पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा था कि सीज फायर क्यों हुआ, ट्रंप ने क्यों उसको अनाउंस किया, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, अब जवाबदेही कैसे तय की जाएगी, क्या किसी का इस्तीफा होगा। वो सारी बातें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उठाई। लेकिन सरकार नेहरू जी की बात करने लगी, सरकार सरदार पटेल की बात करने लगी। मोदी जी ने बहुत लंबा भाषण सिंधु जल जो संधि हुई थी उसके बारे में किया कि भाई नेहरू जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो जवाब मिलने थे वो जवाब हमें नहीं मिले। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आज मोदी जी विपक्ष पर भारी पड़े थे या विपक्ष मोदी जी पर भारी पड़ा। इस चर्चा को आज हम यहीं पर ओपन करते हैं। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। और मनीष कुमार है, द फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट। आपका भी स्वागत है मनीष। और मैं आज की चर्चा में प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी। शाही साहब, अभी मोदी जी का भाषण थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मोदी जी के भाषण पे क्या है जी? मोदी जी वही सारी बातें कहते आ रहे हैं जो आज से 11 साल से कह रहे हैं। कोई नई बात तो मुझे समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज, उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी की तो बात नहीं की। हाँ, उन्होंने एक बात तो मान ली, वेंस के बहाने ही मान ली कि ट्रंप ने इंटरवीन किया, ट्रंप ने ही जो है समझौता कराया। एक तरीके से उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से मान ही ली। तो इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को। इस बात को उन्होंने मान लिया, समझौता कराया है। और समझौता का जो उन्होंने ट्वीट किया है वो उसको उन्होंने मान लिया है बेंस के बहाने। और उसके अलावा उनका कोई बहुत बड़ी बात तो मुझे नहीं लग रही। और जहां तक प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो उनके बयान रहे उसमें प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आपने शरण क्यों, जो अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान शरण में आ गया, तो उन्होंने कहा शरण क्यों लेने दी जब उन्होंने हमारे 26 हिंदुस्तानियों को मारा। ये बहुत बड़ा सवाल था। इंदिरा जी के बारे में भी बताया उन्होंने कि कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उस सारे विषयों पर अमित शाह तो नहीं बोले, ना मोदी बोले। मुझे लग रहा है कि मोदी और अमित शाह जो है घबराए हुए दिखे। आज उन लोगों का जो बयान था वो पूरा घबराया हुआ, और सीधे सीधे ट्रंप के प्रेशर का पूरा जो है, अमेरिका का प्रेशर उनके ऊपर दिख रहा था, चाइना का प्रेशर दिख रहा था। उनके बयान ऐसे ही दिख रहे थे। वह कभी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, ड्रोन्स की बात कर रहे थे, कभी की बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने सीज फायर की कितनी शर्तें मानी। क्या सीज फायर की शर्तें रही हैं कि जो अमेरिका के साथ वो ट्रेड डील करने जा रहे हैं? क्या सीज फायर की शर्तें ये रही कि यूके के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड डील की? क्या ये सीज फायर की शर्तें रही हैं कि आप जो है भारत के किसानों और व्यापारियों के हितों को अनदेखा करके आपने फ्री ट्रेड डील कर दी? क्यों किया आपने? तो ये सब विषय है। इन सब विषयों को उन्होंने एलिब्रेट करना उन्होंने किया नहीं। ये पूरा उनका भाषण जो है मिक्स था। उनका भाषण जो है एक नकारात्मक था। उनका भाषण जो है उनके मोराल का गिरा हुआ जो उनका मोदी का ऑरा था उसको तोड़ता हुआ, और गिरा हुआ एक मोराल, गिरा हुआ एक नेगेटिव छवि के व्यक्ति का जैसे होता है, जो नेगेटिव हो जाता है, उस तरह का रहा है वो। मुझे लग रहा है आए हुए प्रधानमंत्री का भाषण मुझे आज सुन लिया। हाँ शाही साहब, आपका ऑडियो थोड़ा सा उसमें आवाज आ रही है, अगर आप अपना ऑडियो करेक्ट कर ले। मैं जब तक सिद्धार्थ के पास जाती हूँ। सिद्धार्थ, आज कौन भारी पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर की 2 दिन की बहस हुई, दोनों सदनों में चली। क्या विपक्ष भारी पड़ा या फिर सत्ता पक्ष
विपक्ष के ऊपर भारी पड़ा। क्या कहेंगे अगर दोनों दिन का आकलन किया जाए? ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस हुई, लेकिन 16 घंटे का निचोड़ क्या है? क्या है निचोड़ दोनों दिनों का? जी नीलू जी, जैसे कोई मैच खत्म होने पर ना कई लोग हाइलाइट्स का पैकेज बना लेते हैं, लेकिन लाइव मैच की लाइव कमेंट्री का स्थान वो चीज नहीं ले सकते। ऑपरेशन सिंदूर पहली बार दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम की कोई चीज है, वो भारत पूरी दुनिया को सबसे पहली बार पता लगा भारतीय सेना के द्वारा, जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने 7 तारीख को बताया। और 7 तारीख से 10 तारीख तक केवल और केवल सेना के ही लोग टीवी पर दिख रहे थे, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे डीजीएमओ भारती हो, चाहे वो नेवी के वाइस एडमिरल प्रमोद हो, या डीजीएमओ घाई साहब हो। का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम और बीजेपी के नेता टीवी पर से नदारद थे। तो जनता के मन में यही सवाल है। तो आज संसद में कल से संसद में विपक्ष के लोग जो भी बोल रहे हो, वो खुद की बात कर रहे हैं और देश की जनता की आवाज और सवाल ज्यादा उठा रहे हैं। खास करके बीजेपी समर्थकों का सवाल है, क्योंकि अखंड भारत और पीओके हमारा है, ये नारा भाजपा का है। उन्होंने 370 का जब कश्मीर से 370 धारा को खत्म किया, तो पीओके में 26-27 वहां की असेंबली की सीटें भी रखी। तो जब 10 तारीख को 10:30 बजे भारतीय सेना ने ये बता दिया कि अखंड भारत और पीओके दोनों भारतीय सेना की मुट्ठी में था, तो शाम में 5:30 बजे ट्रंप साहब ने आके उस चीज को सीज फायर का क्रेडिट कैसे ले लिया। तो 10 तारीख को जब दुनिया के कोई और आज प्रधानमंत्री जी का, अच्छा अब जो बात सार्वजनिक रूप से आधिकारिक रूप से बीजेपी सरकार ने कहा है, एक घड़ी के लिए हम उसी को मान लेते हैं। सेना ने जो कहा उसको हम अधिकृत रूप से मानेंगे और भाजपा जो सदन में बोल रही है उसको अधिकृत रूप से मान लेते हैं। तो 10 तारीख को जब दुनिया के कोई नेता का दबाव नहीं था भारत के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि 10 तारीख को दुनिया के किसी नेता का उनके ऊपर दबाव नहीं था, तो और ऑपरेशन सिंदूर को रोका डीजीएमओ ने, तो सवाल ये उठता है कि अगर तब से आज तक अगर ट्रंप साहब 29 बार सीज फायर का सार्वजनिक क्रेडिट ले रहे हैं, तो भारत का मखौल उड़ाने के एवज में, भारत के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करने के एवज में, भारत सरकार सदन में, इस लोकसभा सदन में ट्रंप के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाती है? जो चीज आपने किया ही नहीं, 29 बार आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि मेरी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री सीज फायर का नाम तक नहीं ले रहे हैं। वो तो इतना ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका क्योंकि डीजीएमओ के साथ बात हुई। तो जो चीज हमने की ही नहीं, जो सीज फायर हमने किया ही नहीं, ट्रंप साहब अगर 29 बार उसका सार्वजनिक क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या भारत का संसद इतनी कमजोर है कि भारत की इतना बड़ा भद्दा मजाक ट्रंप साहब भारत का उड़ा रहे हो, झूठ पर झूठ एक बार नहीं 29 बार बोल रहे हो? तो भारत की संसद न ट्रंप साहब के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं ले आती है? मेरे ख्याल से भाजपा की सरकार को ही ट्रंप साहब के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, और अगर वो नहीं लाती है तो विपक्ष को लाना चाहिए। अब भाजपा सरकार का समर्थन करते हुए लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध कीजिए, जो भाजपा की सरकार बोल रही है उसी को हम अधिकृत रूप से सही मान लेते हैं कि 10 तारीख को जो सीज फायर हुआ या जो ऑपरेशन सिंदूर को रोक लगाई गई, वो क्योंकि डीजीएमओ के द्वारा लगाई गई, विदेश के दुनिया के किसी नेता का दबाव भारत के ऊपर नहीं था। तो जब हमने ये अपने आपस में कर लिया, हमने और पाकिस्तान ने आपस में कर लिया, उसके बाद अगर ट्रंप साहब 29 बार हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, विश्वगुरु का मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या ट्रंप सरकार के खिलाफ, ट्रंप साहब के खिलाफ, अरे ट्रंप साहब के खिलाफ छोड़िए, ट्रंप साहब के ट्विटर हैंडल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाके दिखा दीजिए। ट्रंप साहब को छोड़ दीजिए, ट्रंप साहब का एक ट्विटर हैंडल है, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव सदन पारित कर दे। मेरे ख्याल से विपक्ष को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस चीज को किसी से, सीधी बात है, ट्रंप साहब आपका मजाक उड़ा रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से उड़ा रहे हैं, ट्रंप साहब के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाइए। नहीं, ट्रंप साहब के खिलाफ लाने में अगर थोड़ा सा हिचकिचाहट है तो ट्रंप साहब के ट्विटर हैंडल के खिलाफ लाके दिखा दीजिए। सीधी सी बात है, इसी में खेल साहब से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक है, अब मैं मनीष के पास आती हूँ। मनीष, आपके हिसाब से इन दोनों दिनों की चर्चा का निचोड़ क्या था, और अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस बहस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिहार का चुनाव अभी सिर पर है। मोदी जी जैसी और सत्ता पक्ष के लोग आज जिस तरीके से सदन के अंदर बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसको खूब एक उपलब्धि के रूप में दिखा रहे थे, और विपक्ष उन उपलब्धियों के पीछे जितने सवाल हैं, जो कड़े सवाल हैं और जिनसे सरकार बच रही थी, उनको पूछ रहा था। तो क्या ये एक विन विन सिचुएशन थी? अगर 2 दिन की बहस आप देखें तो क्या ये एक विन विन डिस्कशन था फॉर बोथ द ऑपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस? जी मनीष। देखिए नीलू जी, दोनों चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपने स्कोर जो पॉइंट जो है उसको स्कोर करने में कुछ हद तक, लेकिन सवाल अभी तक जो अनसुलझे सवाल हैं वो जो आपको याद है जब से आपको पहलगांव हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष की मांग थी कि स्पेशल सेशन जो है संसद का बुलाया जाए। उसमें अब मॉनसून सेशन में इसको लेकर एक गंभीर चर्चा भी शुरू हुई। कल हमने गौरव गोगोई को देखा, हमने राजनाथ सिंह उनके भाषण को देखा, आज अमित शाह जिस तरीके से बोले, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोले, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत लंबा था, 1 घंटे, करीब 1 घंटे 40 मिनट के आसपास उन्होंने करीब भाषण दिया है नीलू जी। उन्होंने फिर वही बात है कि जिसको विपक्ष लगातार, जब से उनका भाषण खत्म हुआ तो क्या नेहरू को लेकर चर्चा हो रही थी या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, विपक्ष यही सवाल कर रहा है। राहुल गांधी जब, क्योंकि संसद में जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था, उन्होंने 1-2 बार टोका टोकी करने की कोशिश भी की तो स्पीकर ने उनको शांत कर दिया, लेकिन जब बाहर वो निकले तो उन्होंने यही सवाल किया कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे। जबकि आपको याद होगा कि फिक्की में कार्यक्रम में वरिष्ठ जो सेना जो भारतीय आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इसी बात को लेकर इंगित किया था कि जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ उसमें पाकिस्तान को किस तरीके से चीन से मदद मिल रही थी, और यही अपने भाषण के दौरान भी राहुल गांधी ने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछले सत्रों में उन्होंने कहा था कि सरकार की जो नीति है उसमें पाकिस्तान और चीन को आपने एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। तो यही बात उन्होंने कहा। उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, तमाम जो पिछली गलतियां जो उन्होंने गिनाई, चाहे 1962 को लेकर कहा, 1971 को लेकर उनके तमाम सांसदों ने जिन्होंने भाषण दिया उसको लेकर कहा, चाहे सिंधु समझौते को लेकर कहा, और अक्साई चीन को लेकर कहा, तो कहीं ना कहीं जनता में मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो कुछ भी इस तरीके की बातें हुई है, जो भी भारत आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे इस फ्रंट पे, सीमा के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीकरा फोड़ने की कोशिश की पूर्व के कांग्रेस की सरकारों पर। खासतौर से अंतिम लाइन तो उन्होंने ये कहा कि देश को समझना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि गांधी परिवार से सतर्क रहें, जहां तक उन्होंने आखिर में इस तरीके से उसको क्लोज किया। तो वो अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने। मनीष आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सिद्धार्थ, अब आपके पास आती हूँ, उसके बाद शाही साहब के पास आऊंगी कि आज राहुल और प्रियंका की स्पीच, प्रियंका गांधी की स्पीच 28 मिनट की स्पीच थी, उसके बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। और आज अगर राहुल और प्रियंका की स्पीच का लोग कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा कि दोनों भाई बहन की स्पीच का कंपैरिजन कैसा था, कैसे आकलन करेंगे आज? अच्छा, आई थिंक मनीष हैज जॉइंड बैक। हाँ मनीष बोलिए, सॉरी यू गॉट डिस्कनेक्टेड। नहीं, मैं नीलू जी वही कह रहा था कि लेकिन आज जो भाषण है उसमें प्रियंका गांधी जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, और राहुल गांधी जिस तरीके से कम समय में उन्होंने जिस तरीके से अपने भाषण को कंपाइल किया, तो जाहिर तौर पर वो उसको जो चीज वो कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत पर किसी देश ने भारत से नहीं कहा युद्ध रोकने के लिए, लेकिन ट्रम्प तो 29 बार कह चुके हैं कि हमने सीज फायर करवाया। तो जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उसका सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। ये नैरेटिव जो है कांग्रेस अपने तरफ से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के साथ कहा कि आर्मी डिफेंस फोर्सेस के नाम पर आप अपनी सस्ती राजनीति ना करें, ये एक डिफेंस फोर्सेस के लिए भी मैसेज है, क्योंकि जिस तरीके के हमने बातें हाल फिलहाल में देखी है, तो ये कहकर राहुल गांधी ने अपने भाषण को खत्म किया। लेकिन इसका असर जो है बिहार की ऑडियंस जरूर सुन रही है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को घटना हुई, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मधुबनी में थे, वहां से उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को जमींदोज कर देंगे, खोज निकालेंगे।
जाहिर तौर पर ये जो भी नैरेटिव, जो भी भाषण दिया गया है, इसका असर हम बिहार के राजनीति में देखने को मिल सकता है। हालांकि वोट पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि नीलू जी आप जानते हैं कि बिहार में वोट जो है वो जातीय आधार पर वहां पे इस तरीके से बटा हुआ है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि संसद में जो आज चर्चा हुई उसका असर कोई बिहार के राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन दोनों जो पक्ष और विपक्ष अपने नैरेटिव को सेट करने में कहीं ना कहीं सफल नजर आते हैं। इसीलिए मैंने शायद कहा कि दोनों के लिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन आज रही, और अपने अपने तरीके से दोनों पक्ष बिहार के चुनाव में इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं राहुल और प्रियंका की स्पीच का कंपैरिजन मैं बोल रही थी, आप उस समय डिस्कनेक्ट हो गए थे। सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ संक्षेप में कि अगर आज राहुल और प्रियंका के स्पीच का कंपैरिजन किया जाए तो उस कंपैरिजन में किसकी स्पीच आपको ज्यादा बेहतर लगी? ब्रेविटी, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी, ब्रेविटी, कॉम्पैक्टनेस, हर एंगल से अगर आप उसकी राहुल प्रियंका गांधी की अगर आप स्पीच देखें तो आज सब लोग सोशल मीडिया पर उसकी यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही उम्दा स्पीच प्रियंका गांधी की थी। लेकिन दोनों का कंपैरिजन कैसे देखेंगे जी? देखिए, ऑपरेशन सबसे पहले पहलगाम और उसके बाद सीज फायर, इन दोनों मामलों पर बीजेपी इतना ज्यादा बैकफुट पर है कि कल से हम सतत रूप से देख रहे हैं कि विपक्ष का कोई भी बैट्समैन इस पिच पर आ रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। वो चाहे कानी मोड़ी भी अच्छा बैटिंग कर रही हैं, गौरव गोगोई भी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, ओवैसी बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छा बैटिंग कर रही हैं, राहुल गांधी भी बहुत। इसका मतलब ये पिच इतना आसान है, बीजेपी इतनी ज्यादा बैकफुट पर है कि जो भी उतर रहा है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि संसद में कल से विपक्ष के जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं वो खुद की बात कम बोल रहे हैं और देश की जनता की आवाज और जनता के सवाल वो ज्यादा पूछ रहे हैं, खास करके भाजपा के वोटर के मन का सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अखंड भारत और पीओके हमारा है, ये तो भाजपा का नारा था। तो जिस समय सेना ने पीओके और अखंड भारत दोनों को अपने कब्जे में कर लिया था तो आपने सीज फायर क्यों कर लिया? ये सवाल दूसरे लोगों का कम है, भाजपा के खुद के वोटर का ज्यादा है कि भैया हम तो वोट ही तुमको करते हैं अखंड भारत के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। उसी मुद्दे पर जब चीज आपके हाथ में चिड़िया आ गई थी तो आपने छोड़ कैसे दिया? और ये जो भाजपा बीच बीच में कहती है कि नहीं नहीं हमने तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, हमने तो उनको माफ कर दिया, हमने तो उनको घुटनों पर आ गया था तो हमने दया दिखा दी। तो भारतीय संस्कृति में कहीं पर अर्जुन ने तो दुर्योधन पर कोई दया नहीं दिखाई थी, कहीं रावण पर राम ने तो कोई दया नहीं दिखाई थी। तो जब यहाँ न तो गीता में दया दिखाई जा रही है न रामायण में दया दिखाई जा रही है, तो भाजपा क्या कोई नया क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ रच रही है कि वो पाकिस्तान पर दया दिखाए? तो हुआ यह है कि ये भाजपा के वो मन का वोटर, भाजपा का ही जो वोटर है। ध्यान में रखिएगा 2024 के चुनाव ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि इस देश के 140 में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं। इसके बावजूद ये भी सच है कि 24-25 करोड़ लोग वोट करते हैं। तो वो जो 24-25 करोड़ लोग भाजपा को वोट करते हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर करते हैं। तो पहलगाम हो गया तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पाए, आप फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए। आपने पीओके और अखंड भारत का नारा दिया और जिस समय सेना दोनों को कब्जे में हाथ में लिए हुई थी आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवा लिया। तो दो तरफी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई के बीच में क्योंकि बीजेपी फंसी हुई है, वो ना तो फ्रंट फुट पर जा पा रही है ना तो बैक फुट पर जा पा रही है। इसीलिए विपक्ष का कोई भी उतर रहा है, कानी मोड़ी तक उतर रही हैं, जबकि हमें पता है कि कानी मोड़ी जो है उनको हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं है। फिर भी आप ट्विटर पर सोशल मीडिया पर देखिए कानी मोड़ी का भाषण एकदम वायरल हुआ है, ओवैसी का भाषण वायरल हुआ है कि आप एक तरफ तो पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो आप पाकिस्तान का पानी तो सिंधु नदी समझौता रोक पाते हैं, जैसा आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? जैसा तो आईसीसी आपके कंट्रोल में, आप काहे नहीं रोक देते हैं? तो इतना बीजेपी इस मामले में ज्यादा बैकफुट पर है कि मेरे ख्याल से उसको यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि ये 2 दिन का जो विधानसभा सत्र है, ठीक है बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए नैरेटिव कुछ भी दे ले, लेकिन ये सत्र बीजेपी के लिए बहुत ही नेगेटिव गया है। क्योंकि बीजेपी का खुद के वोटर जो हैं उनके मन के खुद के जो सवाल हैं उसका जवाब भाजपा संतोषजनक रूप से नहीं दे पाई है। और क्योंकि भाजपा संतोषजनक रूप से नहीं दे पाई है तो मेरा फिर से विपक्ष से आग्रह है कि ट्रंप साहब, आप अगर कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमसे बात नहीं की, हम मान लेते हैं, लेकिन जब आपने ट्रंप ने आपसे बात ही नहीं की उसके बाद अगर 29 बार उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो या तो ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आइए, न ट्रंप को नहीं ला सकते हैं तो कम से कम ट्रंप के ट्विटर हैंडल पर एक निंदा प्रस्ताव ले आइए।
ये अगर विपक्ष मांगेगा तो भाजपा का जो बचा कुचा बॉल है ना, वो भी वो यॉर्कर में आउट हो जाएगी। चलिए, मैं अब शाही साहब के पास अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी। शाही साहब, क्या कहेंगे कुल मिलाकर, क्या आज संतुष्टि हुई आपकी पार्टी को? आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, चाहे वो कितने जेट्स गिरे, इंटेलिजेंस की फेलियर क्यों हुई, जवाबदेही कैसे तय की जाएगी, वहां पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था 22 अप्रैल को बैसरन में, वो सारे सवाल, वो एक भी जवाब नहीं मिला। अब क्या कहेंगे आप? अब इस चीज को अब आप आगे कैसे लेके जाएंगे, संक्षेप में? देखिए, जवाबदेही तो तय होगी और जवाबदेही कांग्रेस तय करवाएगी, और या तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, अजीत डोभाल का इस्तीफा होगा, अमित शाह का ये इस्तीफा होगा। कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस जवाबदेही तय करवाएगी? आज तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने उनको सदन के अंदर चुनौती दी थी कि एक बार राहुल गांधी जी ने चुनौती दी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जवाबदेही तो हम तय कराएंगे। सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो, मेरी सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी ने चुनौती दी थी आज मोदी जी को कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप को लायर बोलिए, झूठा बोलिए, लेकिन मोदी जी तो ट्रंप का नाम ही नहीं लिया आज। तो कैसे आप बुलवाएंगे? आप कह रहे हैं बुलवाएंगे, अरे कहां से बुलवाएंगे जब बोलेंगे ही नहीं वो। नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कह पाएंगे? हाँ, उन्होंने एक दबाव में एक बात तो कही कि जेडी वैंस के फोन आया था, तो क्या जेडी वैंस के फोन से ट्रंप से बात हुई थी? मैं तो यही कह रहा हूं ना, क्या नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि सीज फायर ट्रंप के इशारे पर हुआ। जेडी वैंस मतलब क्या? जेडी वैंस मतलब ट्रंप। ट्रंप ने ही फोन कराया, अपने बगल में बैठ के फोन कराया होगा। और आप देखती हैं, वो ट्रंप के बगल में, जेलेंस्की के बगल में बैठकर, ट्रंप के बगल में बैठ के जेलेंस्की के साथ बात करते रहते हैं, मैक्रोन के साथ बात होती है। आपके अनुसार क्या सीज फायर की जो मिस्ट्री थी, जो उसका रहस्य था कि ये सीज फायर क्यों हुआ, आपके हिसाब से क्या वो रहस्य आज खुला? मोदी जी खोल पाए वो रहस्य? नरेंद्र मोदी को इस दबाव में बोलना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, कि बताना पड़ा कि जेडी वैंस का फोन आया था। ये बोलना ही अपने आप में ये इंगित कर देता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया। यह बात आज स्पष्ट हो गई। और अमित शाह का मानना कि हाँ, कमियां थी, इंटेलिजेंस में कमियां रही, सुरक्षा व्यवस्था में कमियां रही, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और अजीत डोभाल जो जेम्स बॉन्ड है बन के फिर रहे हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और भारत को नया एनएसए, नया गृह मंत्री और नए प्रधानमंत्री की जरूरत। आगे दोनों विपक्ष और देखिए, ना तो नरेंद्र मोदी देश चला सकते हैं, ना अमित शाह। घरेलू नीति पे ना तो ये कर सकते हैं अजीत डोभाल, ना तो जयशंकर। ये चारों के चारों फेल हैं। चारों को इस्तीफा दे सकते। चलिए, आप बोलते रहे, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अभी ना किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। आज तो अमित शाह ने ये भी कहा कि भाई सरकार, आप लोग सुनिए, नीलू जी, जब किसान आंदोलन हो रहा था, हम लोग कहते थे ये कानून वापस जाएंगे, तब भी ये लोग कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ ना कानून वापस। जब जातिगत जनगणना की बात हुई, तो कहते हैं इससे क्या होने वाला, हुआ ना जातिगत जनगणना। वैसे ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और जयशंकर का इस्तीफा होगा। आज समय नोट कर लीजिए, आज 9:11 पे कमल प्रताप शाही मैं बोल रहा हूं। आज है 29 जुलाई 2025, और आज मैं घोषणा कर दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, अमित शाह का इस्तीफा होगा, अजीत डोभाल का इस्तीफा होगा, जयशंकर का इस्तीफा होगा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब किसका इस्तीफा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। 16 घंटे की बहस के बाद ना कोई इस्तीफा है, ना किसी सवाल का जवाब मिला है। मनीष, आप क्या कहेंगे अंत में? इसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। जी बोलिए। बिल्कुल नीलू जी, लोकसभा में तो भाषण खत्म हो गया, राज्यसभा में देखना होगा। राज्यसभा में हमने देखा कि किस तरीके से ऑन है मेरी राज्यसभा, बिल्कुल अभी भी ऑन है, और उसका देखना होगा प्रधानमंत्री क्या वहां पे इंटरवीन करते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा जो कि नेता है राज्यसभा में, और उन्होंने जिस तरीके से मेंटल इम्बैलेंस के जैसे शब्दों का उच्चारण कर दिया, फिर उन्होंने उसको रिग्रेट भी किया। तो वहां मैंने संजय सिंह का भाषण सुना नीलू जी। उनका भाषण वैसे ही हमेशा दमदार होता है, और संजय सिंह का भाषण बहुत दमदार था, और मुझे लगता है कि बहुत ही रोचक जो है सुनने को मिल रहा।
लेकिन जो स्टेटमेंटशिप जो हम जिसकी वाजपेयी और जो इस चर्चा से जो निचोड़ निकालते हैं, जो देखा करते हैं, वो क्योंकि बहुत संजीदा मसला है, 26 लोगों की जानें गई हैं और सस्ती राजनीति इस तरीके से संसद में जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे एक बड़ा मैसेज जो है विदेशों में जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, चाइना को जाना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक सस्ती जो है ना पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की गई है, ये अच्छा मैसेज मुझे नहीं लगा जो मैंने पूरा भाषण सुना उसके साथ। और ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि अगर मैं एक बार इंटरवीन करना चाहता हूँ नीलू जी। देखिए, सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जब पूरा विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी ने पहलगांव के आतंकी हमले के बाद 26 लोगों की शहादत के बाद सरकार के साथ खड़ी हुई के बाद जिस तरीके से कर्नल तोपिया को गालियां देने का काम, उनको आतंकियों की बहन बोलने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और नेताओं ने किया, उनके इकोसिस्टम ने किया, वो सबसे ज्यादा निंदनीय। किस तरीके से एयरफोर्स के जवानों को और अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने गाली दिया, उनको नाकारा कहा, ये सब बातें अब विपक्ष के ऊपर हमला करना, ये अमित शाह ने शुरू किया, मोदी ने शुरू किया। यह सस्ती राजनीति ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के लोग ही कर सकते, और कोई नहीं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो पूरे देश को साथ लेकर पाकिस्तान को, चाइना को और अन्य को वो मुंहतोड़ जवाब देता। एक भारतीय प्रधानमंत्री होने, ये तो भाजपा का प्रधानमंत्री है, ये तो आरएसएस का प्रधानमंत्री है, ये भारत का प्रधानमंत्री होता तब ना ये काम करता। ये तो अडानी का प्रधानमंत्री है, इसे तो अडानी की चिंता है, इसे आरएसएस की चिंता है, इसे भाजपा की चिंता है, इससे तो चुनाव की चिंता है। किसी और एपिसोड में इसकी बात कर लेंगे कि वो अदानी के प्रधानमंत्री हैं या अंबानी के, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा सवाल निकलता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा है तो उसमें नेहरू का जिक्र, उसमें सोनिया गांधी का जिक्र कि वो बाटला एनकाउंटर जब हुआ तो वो रो रही थी, ये सारी जो बातें आई थी उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जो एक स्तर है पूरे चर्चा का वो कहीं ना कहीं गिर गया, और वो शायद नहीं गिरना था, क्योंकि आज पूरा देश उन सवालों का जवाब मांग रहा था कि आखिर 26 लोगों की जानें गई, आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ना वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आ रहे, ना वो जिम्मेदारी अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे, जबकि उन्होंने ये बात कही कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है? गृह मंत्री होने के नाते वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली, और इसीलिए ये 2 दिनों की चर्चा के बाद भी ऐसा लगता है कि मायूसी छाई रही और वो सवाल के जवाब नहीं मिले। और अब ये सवाल पूछते लोग रहेंगे कि इतना बड़ा आपने ऑपरेशन कर दिया, आप इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, आप कहां थे? ये सवाल तो जनता भी पूछती रहेगी, मुझे लगता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच।